जय हिंद साथियों। सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के विषय में जानेंगे। ये मौलिक अधिकारों पर पहला वीडियो होगा साथियों हमारा। हम जानेंगे इसमें डिटेल में मौलिक अधिकार क्या होते हैं, और ये जो वीडियो है आपका फंडामेंटल राइट का, ये आपको यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है, दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और होमगार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके फॉर्म 17 तक भरे जा रहे हैं, 17 दिसंबर तक। और यूपी ट्रिपल एससी के जो फर्दर एग्ज़ाम होंगे, पैट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उन एग्ज़ाम्स में ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपको यहाँ से सवाल ज़रूर मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है साथियों, टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं हम इन्हें अंग्रेजी में साथियों, FR। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम इनकी परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे, फिर हमारे संविधान में इनको लेकर क्या क्या प्रोविज़न है उन्हें हम जानेंगे। ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं साथियों। पहला है मौलिक और दूसरा है अधिकार। यानी कि ये किस सेंस में इन्हें हम मौलिक कहा जा रहा है, या हम इनको किन अर्थों में मौलिक कह रहे हैं, समझते हैं साथियों। ये दो अर्थों में मौलिक हैं। पहला अर्थ तो इनका मौलिक होने का इस संदर्भ में है कि इंसान होने के नाते इनके बिना एक सम्मानपूर्वक जीवन जीना संभव नहीं है। दूसरा मतलब कि अगर आप चाहते हैं सम्मानपूर्वक जीवन जीना, तो मौलिक अधिकार इसेंशियल हैं, जरूरी हैं। इनके बिना आप एक सम्मानपूर्वक या प्रतिष्ठापूर्वक जीवन नहीं जी सकते हैं। ठीक है साथियों, इसीलिए इन्हें मौलिक कहा जा रहा है कि इनके बिना आपका जीवन यापन संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा जो इनको मौलिक कहा जा रहा है वो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि संसद या मान लीजिए हमारी राज्य की जो विधानसभाएं हैं, वो कोई भी अगर कानून बनाएंगी तो उस कानून को बनाते समय वो इस बात का ध्यान रखेंगी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है ये कानून। ठीक है साथियों, इस संदर्भ में इनको मौलिक कहा गया है। दूसरा इसका मतलब आप समझेंगे, जो दूसरा पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली ये शो कर रहा है कि मौलिक अधिकारों के को ध्यान में रखते हुए, या मौलिक अधिकार ही वो आधारभूत नियम हैं जिनके आधार पर संसद या राज्यों की विधानसभा कोई और कानून बनाती हैं। ठीक है साथियों, इनको मौलिक हम दो संदर्भों में कहते हैं। पहला कि इनके बिना सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी सकता है कोई व्यक्ति। ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं मौलिक अधिकार। बौद्धिक विकास के लिए साथियों, नैतिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए ये जरूरी है। कुल मिलाकर भौतिक विकास के लिए भी जरूरी है। कुल मिलाकर ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, इसीलिए इन्हें हम एक संदर्भ में मौलिक अधिकार बोलते हैं, और दूसरा इस संदर्भ में बोलते हैं कि कोई भी कानून बनाया जाएगा संसद द्वारा या राज्य की विधानसभाओं द्वारा, इस बात का वो ध्यान रखेंगे कि उस कानून से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, ये कुछ इसी तरीके से मौलिक हैं, और मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। जैसे कोई भी भौतिक पदार्थ है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक उसी तरीके से जो अधिकार हैं या हमारे देश में जो कानून हैं, वो उन्हें बनाने के लिए मौलिक अधिकार जरूरी हैं, आवश्यक हैं।
या मौलिक अधिकारों से मिलकर ही या उनको ध्यान में रखकर ही अन्य कोई अधिकार या कानून हमारे देश में बनाए जाएंगे। एक और तरीका से समझ सकते हैं, जैसे कि साथियों जो जीवित पदार्थ होते हैं या जहाँ जीवन होता है, उनकी जो मूलभूत इकाई सेल को बोला जाता है साथियों, कोशिका को बोला जाता है, ठीक। और कोशिका से मिलकर ही आगे अंग बनते हैं, व्यक्ति के ऊतक बनते हैं और बहुत सारे हिस्से बनते हैं हमारे शरीर के। ठीक इसी तरीके से मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों से ही आगे और अधिकार बनते हैं, कानून बनते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आप ये समझ पाए होंगे कि मौलिक अधिकारों को मौलिक किस संदर्भ में कहा गया है साथियों। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों एक हमारे संविधान के भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक और भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन मिलता है। ठीक है साथियों, कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में वो किस भाग में उनका वर्णन है या किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार वर्णित हैं। 12 से लेकर 35 तक साथियों, ठीक है। और समझिए एक और इनकी विशेषता ये है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं साथियों, इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखिएगा आप इसे कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ठीक है साथियों, और आगे देखते हैं साथियों। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं साथियों, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें हमने किस देश के संविधान से अपनाया है, ग्रहण किया है। यूएसए से ग्रहण किया है और इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों तीनों बिंदु साथियों। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर लिख देता हूं कि वर्तमान में हमारे पास है, हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है साथियों, जब मूल संविधान हमारा लागू हुआ था, मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। ध्यान रखिएगा, 7 मौलिक अधिकार थे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों ये। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, एक लीगल राइट बना दिया गया है। लेकिन वो आज की डेट में, आज के समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार और लीगल राइट्स में अंतर होता है साथियों। ठीक है साथियों, और ये जो संपत्ति का अधिकार है,
आज इसे हमारे संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300 का के तौर पर दर्ज है। ध्यान रखिएगा साथियों, क्वेश्चन आपसे यहां से भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में दर्ज है और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोनों चीजें याद रखिएगा, भाग 12 और आर्टिकल 300 का संपत्ति के अधिकार से संबंधित है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, यानी कि वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो अब मौलिक अधिकार नहीं है, वो कानूनी अधिकार है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर बताता हूं मैं आपको साथियों। मूल अधिकार और कानूनी अधिकार। ठीक है साथियों, मूल अधिकारों का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर कानूनी अधिकार का आपके उल्लंघन हो रहा है तो आपके पास ये विकल्प मौजूद नहीं है, आपको अधीनस्थ न्यायालयों में पहले वाद दायर करना पड़ेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि जो भविष्य में संसद या विधानसभाएं कानून बनाएंगी वो इस बात का ध्यान रखेंगी कि उन कानूनों में मूल अधिकार का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो, लेकिन कानूनी अधिकारों के संदर्भ में ऐसी बात नहीं होती है क्योंकि वो मूल नहीं होते हैं। कानून बनाते समय इस बात की आवश्यकता नहीं होती है या मतलब गारंटी नहीं होती है कि कानूनी अधिकार को हर बार कानून में स्थान दिया जाए या वो मूल अधिकारों की तरह उनका उल्लंघन नहीं होने दिया जाए। उम्मीद करता हूं साथियों आप ये मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझे होंगे। मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कानूनी अधिकार के संदर्भ में ऐसा नहीं है। और मूल अधिकार इतने मूल हैं कि भविष्य में आप कोई कानून बनाएंगे तो उन कानूनों में आप मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कानूनी अधिकार के संदर्भ में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। ठीक है साथियों, तेजी से आप लिखते हैं कि अभी हमारे पास कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले समानता का, आप नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों, समानता का अधिकार है हमारे पास। ठीक है, ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। दूसरा साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास। स्वतंत्रता का ये 19 से लेकर 22 तक है साथियों। तीसरा आप लिखिए तेजी से, शोषण के विरुद्ध अधिकार है साथियों। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है साथियों, ये अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। चौथा फंडामेंटल राइट देखते हैं साथियों, ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है साथियों, ये आपका 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा फंडामेंटल राइट देखते हैं साथियों, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है साथियों, ये है आर्टिकल 29 और 30। ये जो पांचवा फंडामेंटल राइट है बेहद महत्वपूर्ण है। ये मुख्य तौर पर हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। छठा फंडामेंटल राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ठीक है साथियों, आर्टिकल 32 बेहद महत्वपूर्ण है और इसी अनुच्छेद को हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, ऐसे पूछा जा सकता है, या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है साथियों, ये स्वयं में भी एक मौलिक अधिकार है। ये 6 मौलिक अधिकार याद रखिएगा साथियों, कई बार सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं एक एक मौलिक अधिकार को डिटेल में बताऊंगा। अभी हम फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी विशेषताओं को पढ़ते हैं इस वीडियो में, कि मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। मूल अधिकारों की विशेषता। ठीक है साथियों, करते हैं शुरुआत इसकी। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं पीछे, कि सबसे पहले तो आप देखिए, ये हमने USA के संविधान से लिए हैं। ठीक है साथियों, भाग 3 हमारे संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन है। ठीक है साथियों, कल मैंने बताया था इनका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, या कई बार बोल दिया जाता है राजनीतिक न्याय को स्थापित करना इनका लक्ष्य है। हमारे मूल अधिकारों का ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे ऑप्शंस में डाल के 4 MCQ टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और उसको पूरा करने के लिए या उसको सही करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। साथियों, एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ इनकी विशेषता, ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। मतलब दूसरा इसका ये है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय में जाकर इनके उल्लंघन को रुकवाने के लिए अपील कर सकते हैं, और ये न्यायपालिका का कर्तव्य है या न्यायपालिका की बाध्यता है कि वो आपके मौलिक अधिकार को लागू करवाएगी। ठीक है साथियों, ये जो आर्टिकल 32 अभी मैंने आपको बताया था, संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है, स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। यही मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को न्यायोचित बनाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 32 जो स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, वो अन्य मौलिक अधिकारों को न्यायोचित बनाता है। आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता है कि वो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करेगी, उस उल्लंघन को रोकेगी। मतलब इसका ये है साथियों, हमारे संविधान ने
हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाया है। ठीक है साथियों, हमारे संविधान निर्माताओं ने या हमारे संविधान ने मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे बनाया है? सुप्रीम कोर्ट को बनाया है, हाई कोर्ट को नहीं बनाया है। लेकिन साथियों, फिर भी हम आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट के उल्लंघन की स्थिति में हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन हाई कोर्ट हमें कुछ रियायत देने के लिए या हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए बाध्य नहीं है, जिस तरीके से बाध्य सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 32 के तहत अगर हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास हुआ कि हाँ, वास्तव में इस नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट उस उल्लंघन को रोकेगी। लेकिन हाई कोर्ट के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हाई कोर्ट ये कह सकता है कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कुल मिलाकर संविधान का रक्षक हमारे संविधान ने किसे बनाया है? सुप्रीम कोर्ट को बनाया है, हाई कोर्ट को नहीं बनाया है, ध्यान रखिए। लेकिन वैकल्पिक तौर पर हम हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। ठीक है साथियों, ये विशेषता भी आपको समझ में आई होगी कि ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं और किस संदर्भ में न्यायोचित प्रकृति का मतलब होता क्या है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं साथियों कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना हमारे, ये केवल नागरिकों को नहीं मिले हैं। इनमें से कई मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को भी मिले हैं और विदेशियों को भी मिले हैं, शत्रु राष्ट्र को छोड़कर। ठीक है साथियों, मतलब हमारे मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को नहीं मिले हैं, वो विदेशियों को भी मिले हैं। कुल मिलाकर ये फंडामेंटल राइट्स के यूनिवर्सल नेचर को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि किस तरीके से मौलिक अधिकार, देश की कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो देश की, राष्ट्र की, समय की सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का स्वरूप ग्रहण करते हुए नजर आते हैं। मैं बताता हूं साथियों, देखिए जैसे कि आर्टिकल 15 हुआ, आर्टिकल 16 हुआ, आर्टिकल 19 हुआ आपका, और आर्टिकल 29 हुआ और आर्टिकल 30 हुआ। ये जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ये केवल नागरिकों को मिले हैं, फॉर सिटीजन। और उसके बाद जितने बचे हुए फंडामेंटल राइट्स हैं साथियों, चाहे उसमें आर्टिकल 14 हो, ठीक है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 22 हो गया, आर्टिकल 23 हो गया, आर्टिकल 24 हो गया, 25 हो गया, और 26 और 27 और 28। ठीक है साथियों, ये सारे के सारे मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी मिले हैं। तो आप ये अंतर जरूर हमेशा याद रखिएगा कि ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो विदेशियों प्लस भारत के नागरिक दोनों को मिले हैं, और ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं। ठीक है साथियों, जैसे आर्टिकल 19, किसी विदेशी नागरिक को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वो अपनी बात नहीं रख सकता है। हमारी सरकार चाहे तो उसे रोक टोक सकती है, उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, सामान्य परिस्थितियों में भी रोक सकती है। ये आर्टिकल 29 और जो 30 है, ये अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, ये भी किसी विदेशी को नहीं मिले हैं, केवल भारत के नागरिकों को मिले हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है साथियों, ये अधिकार भी केवल हमारे नागरिकों को मिला है।
ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें इससे समझिए कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये केवल नागरिकों को नहीं मिले हैं, ये विदेशी लोगों को मिले हैं, को भी मिले हैं, बस शत्रु राष्ट्र को छोड़कर। जैसे कि जो हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स हैं वो पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक शत्रु राष्ट्र है हमारा। ठीक है साथियों, और ये जो विदेशियों को भी जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, ये फंडामेंटल राइट्स के सार्वभौमिक प्रकृति को या स्वरूप को निर्दिष्ट करता है या दिखाता है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। एक विशेषता मैं बता चुका हूं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी व सुरक्षा मिली है। ठीक है साथियों, अभी मैंने एक्सप्लेन किया आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, ये स्थायी नहीं है, एक और बात समझिए आप, ये स्थायी नहीं है, याद रखिएगा इसे। ठीक है साथियों, मतलब ये नहीं है कि हर समय नागरिकों को मिलेंगे। ठीक है, संसद इनमें कटौती कर सकती है। कटौती कर सकती है, इसमें कमी कर सकती है, कमी कर सकती है। मैं उदाहरण बताता हूं आपको बताता हूं साथियों। जैसे कि जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारे पास पहले एक फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन वेलफेयरिज्म या सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए उसे हमने एक कानूनी अधिकार बना लिया। कुल मिलाकर संसद ने ही उस फंडामेंटल राइट्स में कमी की, कटौती की। ठीक है साथियों, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि स्थायी नहीं होते हैं। और समझिए, जैसे कि कुछ जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनको स्थगित कर दिया जाता है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति जिन मौलिक अधिकारों को स्थगित करना चाहता है वो स्थगित कर सकता है। ये ऑटोमेटिकली शो कर रहा है कि इनका नेचर स्थायी नहीं होता है। ठीक है साथियों, संसद कानून बनाकर इनमें कटौती कर सकती है, इनमें कमी कर सकती है, बशर्ते कि ये इस कमी से या इस कटौती से संविधान के मूल ढांचे पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान साथियों इनको स्थगित किया जाता है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में भी सरकार कानून बनाकर या देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए सरकार इनमें कटौती कर सकती है। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकार को धारा 144 लगाकर कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। कुल मिलाकर ये तीनों एग्जाम्पल ये शो करें स्थायी नहीं होते हैं, इनमें कटौती हो सकती है। ये कटौती मतलब लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है, हमेशा के लिए भी हो सकती है, और टेम्परेरी भी हो सकती है, कुछ समय के लिए भी हो सकती है। ठीक है साथियों, बेहद महत्वपूर्ण है ये मैं बता रहा हूं आपको। जो अगली विशेषता है कि साथियों इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं। ठीक है, या मैं ये कहूं कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक नेचर होता है ना वो नेगेटिव ही होता है। कैसे, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं साथियों। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना उनका बेसिक ये है कि ये नागरिकों को राज्य के खिलाफ मिले हैं, राज्य के खिलाफ मिले हैं नागरिकों को। मतलब ये है कि ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये नागरिकों की रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? स्टेट से रक्षा करते हैं। इसका मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बेहतरीन ये विशेषता है इनकी। ठीक है साथियों, हुआ क्या कि जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, जब
राज्य बनने लगे, जो आधुनिक में किसी उत्तर प्रदेश, हरियाणा इस स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल टर्म्स में जो स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी इस स्टेट को रन कराने के लिए कुछ बॉडियां बनाई हमने, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और कई सारी संस्थाएं बनाई, और इस स्टेट को हमने बहुत ताकत दे दी, ये कहिए ज़रूरत से ज़्यादा ताकत दे दी। भाई जब तक आप इसको ताकत नहीं देंगे तब तक स्टेट को आप रन नहीं करा सकते हैं। स्टेट ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी को इतनी ताकत दे रहे हो तो इस बात की आशंका भी बढ़ जाती है कि कल को ऐसा ना हो कि ये स्टेट ही या स्टेट की एजेंसियां ही इस ताकत का दुरुपयोग करने लगें और अपने नागरिकों को प्रताड़ित करने लगें, अपने नागरिकों को प्रताड़ित करने लगे। और ऐसे एग्जाम्पल हमने विश्व में कई देखे हैं। जैसे जर्मनी में आपने देखा था कि जर्मनी में सुना होगा, जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार किया था हिटलर ने। भाई हिटलर स्टेट का ही तो इलेक्टेड आदमी था, चुनी हुई सरकार का हेड था, और उसने यहूदियों को, वहाँ की जो माइनॉरिटी थी उनका नरसंहार किया, गैस चैम्बर में डाल दिए। ऐसे ही श्रीलंका का आपने उदाहरण सुना होगा कि श्रीलंका में भाषा के आधार पर स्टेट ने डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को अपना लिया और तमिलों का बहुत शोषण किया, तमिलों के साथ भेदभाव किया। तो एक स्टेट ही यहाँ पर अपने नागरिकों का के मौलिक अधिकारों का या उनके जीवन का हनन कर रहा है। तो इस विचार को ध्यान में रखते हुए ही ये सोचा कि हम जो स्टेट को इतना ताकतवर बना रहे हैं उससे अपने नागरिकों की प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करें, और परिणाम स्वरूप उपाय के तौर पर ये नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए। ठीक है साथियों, तो इससे ये जो विशेषता मैंने आपको बताई है कि इनका जो नेचर होता है वो नकारात्मक होता है ज़्यादातर मौलिक अधिकारों का। वो इस सेंस में वो राज्य पर ये अंकुश लगाते हैं, राज्य पर ये नियंत्रण लगाते हैं कि आप ये नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, वो राज्य को रोकते हैं कि आप ये नहीं करेंगे, आपका ये दायरा है, इस दायरे से आगे आप नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर मौलिक अधिकारों का जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो कैसा है, वो नकारात्मक है। इनमें से कुछ सकारात्मक प्रकृति के भी हैं साथियों, कुछ सकारात्मक प्रकृति के भी हैं। ठीक है, जैसे कि आप आर्टिकल 21 का से समझेंगे, वो स्टेट पर ये जिम्मेदारी डाल रहा है कि 8 से 14 साल तक के जो आपके नागरिक हैं या जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको निशुल्क शिक्षा दीजिए। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दीजिए, दोनों शब्द याद रखिएगा साथियों, निःशुल्क और अनिवार्य। ठीक है साथियों, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है स्टेट का। और कुछ जो सकारात्मक भेदभाव के प्रोविजन है हमारे देश में, जिसको हम सकारात्मक भेदभाव या जिसको हम बेसिकली रिजर्वेशन के प्रोविजन बोल रहे हैं, SC ST OBC और EWS समाज के लिए जो आरक्षण है वो भी स्टेट से कह रहा है कि आप ये काम करिए ताकि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है या जो भेदभाव है उसको खत्म किया जा सके। ठीक है साथियों, कुल मिलाकर ज़्यादातर जो फंडामेंटल राइट हैं उनका नेचर नेगेटिव है, नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। उनमें से कुछ सकारात्मक प्रकृति के भी होते हैं। ठीक है साथियों, और ये जो राज्य के मनमाने या राज्य की जो तानाशाही है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने नागरिकों को दिए हैं कि कल को ऐसा ना हो कि राज्य इतनी असीमित ताकत लिए हुए बैठा है और वो ही राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों का हनन करने लग जाए। ठीक है साथियों, एक और विशेषता है
कि इन फंडामेंटल राइट्स में ज़्यादातर स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून बनाकर लागू किया गया है। ठीक है साथियों, मतलब ज़्यादातर जो फंडामेंटल राइट है स्वयं प्रवर्तित है, मतलब वो अपने आप लागू होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई आदेश जारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्वयं प्रवर्तित होते हैं। लेकिन कुछ को कानून बनाकर हमने लागू किया है। ऐसे जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आर्टिकल 17 है जो अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। उसके लिए हमने 1955 में एक कानून बनाया था। वो इस वजह से हमने कानून बनाया कि हमने ये देख लिया था कि ये फंडामेंटल राइट है, ये ऑटोमेटिकली ये अपने आप लागू नहीं हो पा रहा है। हमें इसको समाज में लागू करने के लिए, स्थापित करने के लिए और प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ फंडामेंटल राइट्स पर ये एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हमने ये जाना कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं और उनकी क्या क्या विशेषता हैं। अगले वीडियो में फंडामेंटल राइट के में हम एक एक करके सभी फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। जय हिंद साथियों।